स्टूडेंट्स, आज जो मैं विषय लेने जा रही हूँ वो विषय विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, एमए एजुकेशन के लिए, बीएड आदि कक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और इस वीडियो में अंत में मैंने विषय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी दी है। तो आज का विषय हम शुरू करते हैं, समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे इतिहास के बारे में। समावेशी शिक्षा के इतिहास के बारे में आज मैं आपको जानकारी देती हूँ। उसके पश्चात समावेशी शिक्षा का अर्थ, परिभाषा, आवश्यकता, महत्व एवं इसकी विभिन्न प्रक्रियाएं क्या होती हैं, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। सबसे पहले हम आते हैं कि समावेशी शिक्षा का इतिहास कहाँ से प्रारंभ हुआ। तो समावेशी शिक्षा का इतिहास अमेरिका एवं कनाडा से शुरू हुआ। उसके पश्चात 17वीं शताब्दी में कमेनियस ने अपनी पुस्तक स्कूल ऑफ द इन्फेंसी में दो चीज़ों का वर्णन किया था। उसने जो पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक में, पहली पुस्तक में उसने वैज्ञानिक पद्धति से संबंधित शिक्षण विधियों का वर्णन किया था, और दूसरी पुस्तक में जब उसने पठन सामग्री दी तो वो पठन सामग्री चित्रों सहित थी। उसके बाद 18वीं शताब्दी में फ्रॉवेल और स्टैनली हॉल ने शिकागो, न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भाग लिया। फ्रॉवेल ने बाल अध्ययन में किंडरगार्टन नामक शिक्षण पद्धति का उपयोग किया, और स्टैनली हॉल ने बाल अध्ययन से संबंधित विभिन्न संगठनों में जाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाग लिया। उसके पश्चात 1857 में शिशु निर्दयता अवरोध समिति की स्थापना हुई, जिसमें ऐसे बच्चों को रखा गया जो समाज से परिष्कृत हैं या बहिष्कृत हैं, ऐसे बच्चों को उसमें रखा गया। फिर 1887 में शिशु सेटलमेंट हाउस की स्थापना की गई, जिसमें ऐसे शिशुओं को रखा गया जो कि मानसिक रूप से कमज़ोर हैं, जो समाज विरोधी हैं, ऐसे शिशुओं की उसमें रखा गया, या जिनको समाज के द्वारा अलग कर दिया गया है। 1891 में मनोवैज्ञानिक केंद्र की स्थापना हुई। 1896 में पेंसिल्वेनिया मनोविज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। उसके पश्चात 1898 में किशोर अपराध न्यायालय की स्थापना शिकागो, न्यूयॉर्क और बोस्टन आदि बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर की गई। उसके पश्चात 20वीं सदी में शिशु शताब्दी की स्थापना हुई, जिसे शिशु शताब्दी कहा गया। इसमें बालकों की विभिन्न क्षमताओं का अध्ययन किया गया। अब समायोजित बच्चों को रखा गया, व्यवहारवाद के द्वारा बच्चों के अध्ययन किया गया, बुद्धि परीक्षण के आधार पर बच्चों का अध्ययन किया गया। इस प्रकार से 20वीं सदी को शिशु शताब्दी वर्ष का नाम दिया गया। बीसवीं सदी में शिशु शताब्दी में शिशु के व्यवहार का अध्ययन विभिन्न आधारों पर किया गया। सबसे पहले उनकी विभिन्न क्षमताओं का अध्ययन किया गया, फिर उसके बाद अब समायोजित बच्चों का अध्ययन किया गया, फिर उनके व्यवहार के आधार पर बालकों का अध्ययन किया गया, बुद्धि परीक्षण को विभिन्न स्तरों पर लेकर उनका अध्ययन किया गया, और अंत में प्राणी शास्त्रीय आधार मानकर शिशु विकास का अध्ययन किया गया, जिससे 20वीं सदी से शिशु विकास अध्ययन प्रारंभ हो गया। अब हम यहाँ पर ये लेते हैं कि अब समायोजित बच्चों का अध्ययन किस प्रकार से किया गया। तो अब समायोजित बच्चों का अध्ययन 3 श्रेणियों के आधार पर करा गया। हम अभी अपने विषय पर आने ही वाले हैं इसके पश्चात। अब समायोजित बच्चों का अध्ययन, प्रथम श्रेणी में मानसिक दुर्बलता वाले ऐसे बच्चों का परीक्षण किया गया जो कि या तो जन्मजात मानसिक दुर्बल हैं या किसी कारणवश उनमें मानसिक दुर्बलता आ गई है। उन्हें एक अलग प्रकार से शिक्षा दी जाए, इस प्रकार का निराकरण किया गया। दूसरी श्रेणी में अब समायोजन के कारण बहिष्कृत बच्चे, जिन बच्चों का समायोजन ठीक तरीके से समाज में और परिवार में नहीं होता है, ऐसे बच्चों को एक अलग श्रेणी में रखा गया और उनका अध्ययन किया गया। तीसरी श्रेणी में ऐसे बालक आते हैं जो तीव्र बुद्धि के हैं और सामान्य से हटकर हैं,
तो ऐसे बालकों को भी अलग से शिक्षा दी जानी चाहिए जो कि तीव्र बुद्धि के बालक हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि 20वीं सदी को शिशु शताब्दी का अध्ययन के आधार पर रखा गया। इस प्रकार समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसमें सामान्य बच्चों के साथ उन दिव्यांग बच्चों को भी एक ही कक्षा में बैठालकर अध्ययन कराया जाता है। समावेशी शिक्षा का अर्थ है छात्रों को सार्थक शिक्षा अनुकूलतम पर्यावरण में उपलब्ध कराना। इसका अर्थ ये हुआ कि जो हमारी समावेशी शिक्षा है वो इस तरीके से हो कि उसमें बहिष्कृत बच्चे, पिछड़े वर्ग के बच्चे या किसी भी प्रकार से मानसिक एवं शारीरिक दुर्बलता जिनको है, ऐसे बच्चों को या तो अलग से शिक्षा दी जाए या यदि वो इनका स्तर कम है तो उन्हें सामान्य बालकों के साथ ही बिठालकर एक ही कक्षा में अध्ययन कराया जाए, जिससे उनमें हीन भावना का विकास ना हो। और इसके अलावा उन्हें ऐसे अनुकूलतम पर्यावरण में रखा जाए जिससे उनके मानसिक एवं शारीरिक विकास में प्रगति हो। इस प्रकार से हम समावेशी शिक्षा की परिभाषा देखते हैं कि समावेशी शिक्षा अधिगम के लिए ही नहीं बल्कि विशिष्ट अधिगम के लिए उपयोगी होती है, क्योंकि समावेशी शिक्षा में हम विभिन्न प्रकार के वर्गों में विभाजित करते हैं। जैसे कि हमने देखा कि समावेशी शिक्षा को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहला भाग होता है शारीरिक मानसिक विकलांगता, दूसरा होता है अधिगम आसक्ति और तीसरा होता है अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के बच्चे। सबसे पहले हम आते हैं शारीरिक मानसिक विकलांग। ऐसे बच्चे जो या तो जन्म के समय से या जन्म के बाद मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग हो गए हैं, उनको इस प्रथम श्रेणी में रखा जाता है तथा उनकी विकलांगता के आधार पर उनको सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा दी जाती है। दूसरा होता है अधिगम आसक्ति। इसमें भी हम ये देखते हैं कि वह बच्चे को किस प्रकार की शारीरिक दुर्बलता है, उसके आधार पर हम इसका वर्गीकरण करते हैं और उसको अलग अलग विद्यालयों में उसको शिक्षा दी जाती है। तीसरा होता है अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के बच्चे। ऐसे होते हैं जिनका की पारिवारिक वातावरण बहुत ही निम्न कोटि का है, जिनका आर्थिक स्तर और सामाजिक स्तर निम्न कोटि का है। ऐसे बच्चों को भी सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा मिले, ऐसा सभी का प्रयास होता है। इस प्रकार हमने देखा कि समावेशी शिक्षा में ऐसी शिक्षा है जो कि दिव्यांग बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ दी जाती है। अब इसकी आवश्यकता महत्व क्या है? इसकी आवश्यकता महत्व में सर्वप्रथम हम देखेंगे सामान्य मानसिक विकास हेतु। हम सभी जानते हैं कि जो एक दिव्यांग बालक है वह सामान्य बच्चों के साथ खेलने में पढ़ने में थोड़ी सी हीन भावना का महसूस करता है, लेकिन यदि हम उनको प्रतिदिन सभी के साथ एक ही कक्षा में बिठा लें और उनको सामान्य बालकों के साथ शिक्षा दें तो उनके का जो मानसिक विकास है वो सामान्य तरीके से होना शुरू हो जाएगा। दूसरा लेते हैं हम सामाजिक एकीकरण हेतु। जिन घरों में दिव्यांग बालक हैं या शारीरिक मानसिक रूप से दुर्बल बालक हैं, उन्हें समाज में किसी भी प्रकार की रूप से बहिष्कृत ना किया जाए, इसके लिए सामाजिक एकीकरण हेतु भी उन्हें सामान्य बालकों के साथ बैठालकर शिक्षा दी जाए। तीसरा होता है शैक्षणिक एकीकरण हेतु। जैसा कि हम प्रारंभ में पढ़ चुके हैं कि इनके कैटेगरी के आधार पर, इनके वर्गीकरण के आधार पर हम इनका अलग अलग विभाजन करते हैं, तो हम उस विभाजन के आधार पर ही इनके शैक्षिक एकीकरण हेतु इन्हें समावेशी शिक्षा प्रदान करें। समानता के सिद्धांत हेतु, जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं कि समाज में जिस प्रकार की सामान्य बालकों को शिक्षा दी जाती है, सामान्य बालकों को पढ़ने हेतु सुविधाएं दी जाती हैं, पुस्तकें दी जाती हैं, बैगों का वितरण किया जाता है, विभिन्न प्रकार की शैक्षिक सुविधाएं दी जाती हैं, उसी प्रकार से इन बालकों को भी उन्हीं की बराबरी से दर्जा दिया जाए जो कि समानता के आधार पर रहेगा। बच्चों में शिक्षण एवं सामाजिक स्पर्धा की भावना। बच्चों में शिक्षण एवं सामाजिक स्पर्धा की भावना का विकास तब होगा जब वह अपने आप को सामान्य बच्चों के साथ बैठा कर रखेगा, जब वह यह देखेगा कि एक सामान्य बालक
अच्छे से पढ़ सकता है, अच्छे से वह परीक्षा में भाग ले सकता है, तो उसके अंदर भी स्पर्धा की भावना का विकास होगा और वह उसकी प्रगति के लिए बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट हम आते हैं सामान्य एवं बाधित बच्चों के बीच प्राकृतिक वातावरण है। यदि हम ही इन सामान्य और बाधित बच्चों को साथ में रखते हैं तो धीरे धीरे इनके बीच में जो इनका प्राकृतिक वातावरण है वह सामंजस्यपूर्ण रहेगा। इनमें समायोजन की क्षमता का विकास होगा। समायोजन की भावना इनमें तभी विकसित होगी जब ये एक ही कक्षा में अधिक से अधिक समय साथ में रहेंगे। इसके बाद हमारा लास्ट बिंदु आता है आत्मसम्मान की भावना। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जो कि सामान्य बालकों के साथ दिव्यांग बालकों को दी जाती है। तो जब हम इनको साथ में रखेंगे और इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं का ध्यान रखेंगे तो उनमें भी आत्मसम्मान की भावना का विकास होगा और वह अपनी प्रगति को देश की प्रगति मानते हुए आगे काम करते हुए बढ़ेंगे। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता महत्व के बाद हम उसके सिद्धांतों पर चर्चा करते हैं। समावेशी शिक्षा के सिद्धांत में सर्वप्रथम है व्यक्तिगत रूप से भिन्नता। व्यक्तिगत रूप से भिन्नता का अर्थ होता है व्यक्तिक भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस। अलग अलग बालकों के अंदर अलग अलग क्षमताएं होती हैं, उनका हमें अध्ययन करना होगा और उन अध्ययनों के आधार पर हम उन्हें शिक्षा देंगे। दूसरा है माता पिता द्वारा सहयोग प्रदान करना। कई बार ऐसा भी होता है समाज और परिवार में कि विद्यालयों की स्थापना की जाती है परंतु समाज एवं परिवार अपने बालकों को उस विद्यालय में जाने की अनुमति नहीं देते हैं या जा रहे होते हैं तो उन्हें असहयोग करते हैं विद्यालयों के लिए और शिक्षकों के लिए। तो उनसे मेरा अनुरोध है कि वे सहयोग की भावना प्रदान करें। तीसरा है सिद्धांत इसका भेदभाव रहित शिक्षा। भेदभाव रहित शिक्षा का अर्थ है कि हम जिन बालकों को पिछड़ा मान रहे हैं या दिव्यांग मान रहे हैं तो ऐसे बालकों को भेदभाव रहित शिक्षा दी जाए। इन्हें सामान्य बालकों के समान ही इनका व्यवहार किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है विशिष्ट कार्यक्रमों के द्वारा शिक्षा। हम देखते हैं कि स्कूलों में राष्ट्रीय उत्सवों के में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होते हैं तो हम सभी सामान्य बालकों से उन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए बोलते हैं। तो हमारा ये दायित्व बनता है कि ऐसे कार्यक्रमों में इन सभी को भी भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाए जिससे कि उनका अपना शारीरिक एवं मानसिक विकास हो सके। लास्ट पॉइंट है वातावरण नियंत्रण पूर्ण होना चाहिए। जब हम समावेशी शिक्षा की बात करते हैं तो हमारा जो वातावरण है वो नियंत्रण पूर्ण हो, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के बालकों का समावेश होता है, बालिकाओं का समावेश होता है। तो कहीं पर ऐसा ना हो कि उपरोक्त बिंदुओं में से कोई और हम या तो भेदभाव कर रहे हैं या व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान ना रखें या उन्हें किसी जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें उन्हें भाग ना लेने दें। तो इन सभी बातों का हमें ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक होता है। वीडियो के अंत में कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है समावेशी शिक्षा की जड़ें सर्वप्रथम कहाँ पर स्थापित हुई? तो सर्वप्रथम अमेरिका और कनाडा में समावेशी शिक्षा की जड़ें स्थापित हुई। दूसरा है स्कूल ऑफ इन्फेंसी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? स्कूल ऑफ इन्फेंसी पुस्तक कमेनियस के द्वारा लिखी गई जिसमें उन्होंने पठन सामग्री को चित्र सहित वर्णन किया और वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग किया। प्रथम मनोविज्ञान केंद्र की स्थापना 1891 ईस्वी में हुई। प्रथम मनोवैज्ञानिक विश्वविद्यालय का नाम पेंसिल्वेनिया रखा गया। 20वीं शताब्दी को कहा गया शिशु शताब्दी अध्ययन वर्ष। नेक्स्ट है हमारा किशोर अपराध न्यायालय की स्थापना सन 1898 में की गई। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा समिति की स्थापना स्टैनली हॉल ने की। इस प्रकार आज हमने विद्यार्थियों समावेशी शिक्षा का अर्थ, आवश्यकता, महत्व एवं सिद्धांत एवं उसके विभिन्न भागों के बारे में अध्ययन किया।
इसके पार्ट 2 वीडियो में मैं आपको उसके उद्देश्य, कार्यक्षेत्र एवं विभिन्न आवश्यक बातों की जानकारी दूंगी। तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें।